जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति को देखेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो बिहार बोर्ड वाले हैं या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड के हैं, आप लोग के पास 2025 की एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा होगा। आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अभी से, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। बिहार वाले की छत अब ख़त्म हो चुका है। इसी को समझते हुए आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, ये अध्याय 3 है, मतलब चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, कुछ कट नहीं हुआ, थोड़ा सा जूम कर दें, कट जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, नियोजित विकास मतलब सबको मिला के चलना, कि राजनीतिक फैसले कैसे लेना है कि विकास हो, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, दो तरह हो सकता है। हम गए किसान के पास, किसान का ज़मीन लेने के लिए, तो वहाँ पे ये होगा, किसान हमको ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि किसान देखेगा खेती करेगा, और हम देखेंगे किसान हमको ज़मीन दे देगा तो वहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे। तो दोनों अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बीच में कोई ना कोई माध्यम बनना चाहिए ना, तभी कुछ हो सकता है। समझे? आइए इसी को समझते हैं, कैसे है, क्या है, एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहले देखते हैं इस्पात की। विश्व पे इस्पात मतलब होगा कि विश्वव्यापी मांग बढ़ रही थी, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा, जो उड़ीसा है, जो वहाँ के मोहन मांझी सीएम है, एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में रो एक्स का विशाल भंडार था, मतलब रो एक्स वहाँ का विशाल भंडार था, इसलिए वहाँ पे एक महत्वपूर्ण उस जगह के रूप में उड़ीसा उभरा। अभी इसका दोहन बाकी था, मतलब अभी इसका विकसित रूप होना बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने रो एक्स की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा, और रो एक्स की मांग भी हो रही थी, तो जो उड़ीसा सरकार थी इसको भुनाना चाहिए। कोई भी चाहता है ना कि अगर हमको मौका मिला है तो हम उसको अच्छा करें। जैसे आप लोग को इंटर का एग्ज़ाम देने का एक चांस मिला, तो आपको चाहिएगा ना हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, वही था। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर मतलब होता है साइन। जैसे इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है और जो नेशनल हमारे देश के बिजनेसमैन, दोनों से जो वो एक्स का बिजनेस करते थे उससे क्या किया, साइन किया। ठीक है, सरकार सोच रही थी कि इस राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएगी। सरकार सोच रही थी इससे जो सरकार को पूंजी चाहिए वो भी हो जाएगा और रोजगार भी बहुत मिलेगा इससे। कहीं अगर आपके पास फैक्ट्री खुलता है तो आपके आसपास और ना उसमें काम करते हैं। रो एक्स के जैदार भंडार उड़ीसा में स्वादिक और विकसित इलाकों में है। रो एक्स का जो जितना भंडार उड़ीसा के अविकसित इलाके में थे, जहाँ पे विकसित नहीं किया है, खासकर इन राज्यों में आदिवासी बहुजीव है। देखिए, उड़ीसा हो गया, झारखंड के यहाँ पे आदिवासी हैं, तो आदिवासी बहुजीव में ही वो एक्स का भंडार था ज़्यादातर। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो अपने घर से बाहर विस्थापित होना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, और आजीविका भी छीन जाएगी। बन ही नहीं रहेगा तो आदिवासी तो वन में ही रहते हैं। पर्यावरणवादियों को इस बात का भय है कि खनन उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। जो पर्यावरण के पक्षधर हैं उनको ये था कि खनन होगा तो खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुँचेगी। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन आ गया। जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको लग रहा है कि हमको दूर जाना पड़ेगा, जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रदूषण फैलेगा, सरकार चाहती है नहीं होगा तो पूंजी की कमी हो जाएगी। अब देखिए इसका क्या, अब ये देखें यहाँ पे 3 तरह का हित है, सबका अपना अपना हित है। अब इन हितों को आप कैसे पहचान सकते हैं? उदाहरण के संघर्ष में हम अहम बिंदु में कौन कौन से हैं? यहाँ पूछो आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बिंदु है जिसमें सभी पक्षवाजी हो सके? क्या इस मसले को इस बात से सुलझाया जा सकते कि इस संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा उठेगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है, ये तो बताओ। आपको हेल्प की ज़रूरत है तो किस तरह की? पूछते हैं ना, कोई दोस्त आता है कि भाई मदद कर दे, तो आप क्या कहते हैं, कैसा मदद, ये तो बता। किसकी ज़रूरत हो, उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए।
अब देखिए सबका ज़रूरत अलग अलग है। इसी को देखिए राजनीतिक रखवाव क्या है नहीं है इसको समझते हैं। आइए, इन सवालों का जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। देखिए आपके मोहल्ला में, गांव में क्या समस्या है, कोई बाहर आ के बताएगा क्या? फिर बताइएगा, अच्छा भी बताइएगा, बाहर आ के कुछ देखेगा, लेकिन ए टू जेड समस्या आप अच्छे से बता सकते हैं। तो यही कहा गया कि इस सवाल के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूह की हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोड़ा जाता है। मतलब एक समाज जैसे मेरा गांव कम विकसित है, सामने वाला गांव ज़्यादा विकसित है, ऐसे देखते हैं ना। ऐसे ही एक सामाजिक समूह को हितों को दूसरी सामाजिक समूह के हितों को तुलना में तोड़ा जाता था, मतलब कंपेयर किया जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापा जाता है। जो मौजूदा पीढ़ी है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के बाद आने वाली पीढ़ी, जैसे अभी आप लोग हैं, आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, वो वाली पीढ़ी, इसमें दोनों को फायदा हो ये भी देखा जाता था। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा ये हो जाना चाहिए। देखिए अगर डेमोक्रेसी है तो फैसला जनता ही देगी, कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञ की स्वीकृति की मुहर जरूर होना चाहिए। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, मतलब जो लीडर है, उनके एक सहमति जरूरी होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की, देखिए जो खनन है, पर्यावरण है, अर्थशास्त्र है, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ का राय जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय करने का सेंस है कि जनता जिसको चुन के भेजी है वही अंतिम निर्णय है। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छे काम नहीं किए तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। और जनप्रतिनिधि को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए, और जनप्रतिनिधि हैं उनको ही ऐसे फैसले लेना चाहिए। बिहार वाले के 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और 2025 में ही आप लोग का इंटर का भी एग्ज़ाम है। तो दोनों का ही नेता लोग का, आप लोग का, दोनों का इस पर रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं कौन अच्छा करता है इसमें। आइए आगे देखते हैं। तो ऐसा जूम कर दें, ठीक है, आगे जो कटेगा आगे देखेंगे। आइए, आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले किए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों के मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैसला कुछ भी रही है, दूसरा फैसला उसके एकदम अलग रही है, सबको मिला के चला जाता था। ठीक है, सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल, या यूँ कहें कि एक विजन से बधे हुए थे। मतलब सभी आपस में एक विजन से बधे हुए, तभी बताएं आपको। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। जो भारत का विकास का है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। बात समझ में आए? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों को भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब कोई मामला है, जैसा अभी उड़ीसा का देख रहे हैं, तो उसको बिजनेसमैन, उद्योगपति और किसानों के भरोसे छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। सरकार को इस मसले से प्रमुख भूमिका निभानी थी। मतलब मीडिएटर का काम सरकार को ही करना होता था। देखिए शादी आपके घर में होता है, तो एक लड़का एक लड़की, तो दोनों का बीच में मीडिएटर होता है ना, जिसको अगुआ कहते हैं, वही चीज़ सरकार को काम करना था इसमें। बहरहाल आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के सरकार कौन सी भूमिका निभाए। आर्थिक समृद्धि भी हो और सामाजिक न्याय भी मिले, मतलब इनकम भी आ जाए और समाज में भी न्याय मिल जाए, तो सरकार कौन सी भूमिका निभाए। इस सवाल पर मतभेद थे। क्या ऐसा कोई केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? आप नहीं सोचते हैं कि एक ऐसा संगठन होता जो पूरे देश की योजना बनाता तो काम आसान हो जाता। बना भी, आगे हम लोग देखेंगे। क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? कहा जा रहा है कि सरकार को जो महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय हैं खुद करना चाहिए, ये तो सही नहीं है। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों को आगे आता है तो ऐसी सूरत सामाजिक न्याय पर कितनी जोर देना उचित होगा। कहने का सामाजिक न्याय इनकम के खिलाफ आता है, तो इसमें सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना, मतलब उसका कितना एथी करना, वैल्यू देना उचित होगा, ये बता रहा है। आइए आगे देखते हैं। करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही कर देते हैं PDF। दिख रहा है? आइए देखते हैं।
PDF ही सही करने में आप लोग का 10 सेकंड डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव तो हुए, आज तक जारी है। ये जो समस्या है, इस सब पे टकराव आज भी दिख नहीं है, हर बात पे बहस होता है। जैसे अभी राम मंदिर बना, तो कोई कहा कि राम मंदिर अच्छा है, कोई पक्ष कह रहा है कि इसमें पैसा का वेस्ट हुआ है, तो ये टकराव होते रहते हैं। अब देखिए, राम मंदिर सामाजिक भी है, लेकिन आर्थिक इसमें तो दिक्कत हुए ना, तो दोनों यही चीज़ बोल रहा है कि टकराव होते रहते हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने है, और जो फैसले लिए गए उसका राजनीतिक परिणाम भी सामने आया। इनमें अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था, मतलब इसमें अधिकतर मामलों पर राजनीतिक रूप से ही कोई फैसला लेना था। एक मिनट, ठीक। इसके लिए राजनीतिक दलों को सलाह मशवरा करना जरूरी था, सलाह से मतलब राय विचार, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत को राजनीतिक के इतिहास का जानने के लिए हम विकास के कार्य कथाक्रम को पढ़ना चाहिए। भारत के राजनीति का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना, कैसे विकास हुआ। विकास पढ़ेंगे तो हम जान नहीं जाएंगे कैसे राजनीतिक का कथाक्रम हुआ, कौन सी किया है सब क्या। आइए देखते हैं। विकास की धारणा, अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणा का हाथ होता है। उस के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने बहुत से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जरूरी है कि विभिन्न तबकों को विकास का अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, विकास तो सब चाहिए, लेकिन विभिन्न तबकों के लिए विकास का अलग अलग रूप होता है। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनका भी विकास क्या है कि उनको खाना मिल जाए। जिनके पास खाना है वो क्या चाहेंगे कि हमको अच्छा मकान बन जाए। जिनके पास वो भी है तो वो क्या चाहेंगे, मेरा थोड़ा सा कार आ जाए, है ना। तो विकास का कोई, जिनके पास 5 लाख का कार चाहेंगे कि मैं 25 लाख का कार खरीदें। तो हर तबके के लिए विकास का अलग अलग महत्व होता है। मिसाल के लिए, इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बनाए उद्योगपति इस्पात के किसी शहर उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रहे या किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग होगा कह रहा है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसाल के लिए हम दे सकते हैं, जो इस्पात संयंत्र बैठा रहे हैं उद्योगपति और जो सभी उपभोक्ता हैं और जो आदिवासी हैं, उनका विकास का अर्थ अलग अलग है। इसी कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवाद से परे नहीं होती। विकास का चर्चा होगा तो विवाद होना ही है, क्योंकि अपना अपना ज़रूरत होता है। मान लीजिए आपको भी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और कोई आपके दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, तो चाहेगा कि अब हमको KTM खरीदें, है कि नहीं। तो विकास का अलग अलग एथी होता है, सबके लिए एक नहीं होता विकास। आइए करते हैं। आज़ादी के बाद पहले के दशक में हम इस सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग बाघ विकास की बात आते थे, पश्चिम का आते थे। जो पश्चिम के देश है उनका विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है, मतलब जो पश्चिम के देश है विकास का पैमाना वैसा होना चाहिए। आज भी एक अर्थ से हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, मतलब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा होना। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह होना। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिक की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण, आइए आप देखते हैं, आधुनिकीकरण के कारण पुरानी संरचनाएँ टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। देखिए, पहले पूंजीवाद और उदारवाद का पश्चिमी में हुआ, जैसे अमेरिका सब कंट्री में, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण का समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तरक्की का प्राचीन माना जाता है। आधुनिकीकरण जो है उसको समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तरक्की का प्राचीन मतलब माना जाता है। ठीक है, हिंदी में प्राचीन शब्द एवं शब्द होते हैं वही। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देश को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर इस बारे में अपनी बातें कहता था। विभिन्न देशों के कोई देश को विकसित मतलब विकास कर गया, विकासशील कर रहा, अविकसित मतलब बहुत कम पीरियड में है, उतना उसका विकास नहीं हुआ। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। मतलब पूंजीवादी मॉडल क्या था जानते हैं, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेगी, जो करेंगे बिजनेसमैन करेंगे। ये अमेरिका में था। दूसरा, यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था, बता दें। दूसरा था समाजवादी मॉडल, इसमें सरकार ही जो करेगी सो करेगी।
इस सोवियत संघ ने अपनाया था। और देखिए समाजवादी में क्या था जानते हैं, जनता और ये दोनों करेगा। देखिए वही जो समाजवादी मॉडल था, मतलब इसमें बिजनेसमैन और सरकार दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। जहाँ सरकार को लगेगा कि गलत हो रहा है वहाँ पे सरकार उनको रोक सकती है। समझ में आ गया? आगे देखिए। तो आइए मॉडल माफ़ कीजिएगा, ये मॉडल कहाँ चल रहा था? यूरोप में, सॉरी सोवियत संघ में, ठीक है। मतलब सोवियत संघ रूस हो गया आज के डेट का। आप इन दोनों रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, सोवियत संघ में ही थे। आप इन दोनों विचारधारा के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पिछड़े या पिरामिड में पढ़े हैं। आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चला था, ये 11th में पढ़े हैं। उसी वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास को सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। हिंदुस्तान के जो लोग थे विकास के जो सोवियत संघ का था, मतलब रूस के जो मॉडल था उससे प्रभावित थे। ऐसे लोग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवाद, जो अमेरिका में पूंजीवाद विकास था, को नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि रूस में जो सोवियत संघ है आज के डेट का रूस, उसी के विकास में हम लोग सही है। देखिए इसे समाजवादी में क्या होता था, सरकार के साथ साथ बिजनेसमैन भी था। हमारे पास उस समय ना उतना पैसा था और हम अगर ये बिजनेसमैन को दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 1929 और 30 में विश्व मंदी आ चुकी थी अमेरिका में इसी कारण। आइए आगे देखते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं को इस पसंद से यह सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। मतलब नेताओं का अधिकांश नेता ये सम्मत थे कि हाँ समाजवादी सही है। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार की आर्थिक रोकर अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक रोकर से एकदम अलग होगी। मतलब आज़ाद भारत के जो होंगे ना, अंग्रेज जैसे हुकूमत करते थे उससे एकदम अलग रखेंगे, ठीक है। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि व्यापारी को उतना नहीं करते थे, वैसे आज़ाद भारत नहीं काम करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान यह भी बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के कामों का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। मतलब जो गरीब है उनको मिटाने और सामाजिक आर्थिक का काम सरकार का ही होगा, मुख्य जिम्मा सरकार होगी। नेताओं ने इन बातों पर बहस छी। कुछ औद्योगिक को उचित राय मानते थे तो कुछ के नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को दूर करना स्वाधिक जरूरी था। मतलब कुछ औद्योगिकरण को ही विकास मानते थे तो कुछ कृषि को, तो कुछ ग्रामीण को, महात्मा गांधी थे वो गाँव वाले को ही विकास मानते थे। देखिए योजना आयोग एक बना। क्या है योजना आयोग? आप लोग 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो हम अभी अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही को बताएंगे। पंचवर्षीय योजना आयोग था जो इसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 1 इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में वीडियो ख़त्म कर देंगे, चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।